हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है ऐसा जो आप सब स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन से लेवल पे हैं, फाइनल है, इंटर है, फाउंडेशन है, आप सब लोगों को हेल्प करेगा कि आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये 5 स्टडी हैबिट्स हैं जो हर बच्चे के केस में मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वो इस मामले में इग्नोरेंट होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, या शायद वो इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, बट ये आपके मार्क्स चुरा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आप इन सभी पाँचों की पाँचों हैबिट्स को जानें और उन पे काम करें। आई एम श्योर कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इवन इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर जनवरी 2026 आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, लाइक मोदी जी की गारंटी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो सबसे पहली हैबिट जो है दैट इज़ रीडिंग इज़ नॉट इक्वल टू स्टडीज़। ठीक है, हम कई बार बच्चों को देखते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किताब उठाई, जब भी बोला कि हाँ मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो वो पहले तो यहाँ खूब सारा ढेर लगा लेते हैं किताबों का, और फिर उनमें से कोई एक किताब उठा करके और लगे रहते हैं, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट योर रिवीजन और योर स्टडीज़। स्टडीज़ का मतलब क्या होता है, आपने कॉन्सेप्ट को समझा, उस कॉन्सेप्ट को समझ के अब आपने उसका एक फ़्लो चार्टिंग की। ठीक है, फ़्लो चार्टिंग मीन्स आपने किसी भी एक सेक्शन को रीड किया, आपने कहा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या था, एप्लीकेशन किस पे था, और मेथड क्या था। ठीक है, इस मेथड के अंदर आपने फिर इसमें 3 मेथड्स थे, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। इस टाइम पे आपकी बुक साइड में है, ये सिर्फ आप लिख रहे हैं। ठीक है, और ऐसी एक नोटबुक आपको बनानी ही है हर हालत में। ठीक है, एप्लीकेशन में आपने यहाँ लिखे कि इसके अंदर बेसिकली रूल 1 इम्पॉर्टेंट है, रूल 2 कुछ ऐसी बातें करता है, रूल 3 कुछ ऐसी बातें करता है। इस तरीके से आपने फ्लो चार्टिंग की। ठीक है, दिस इज़ योर हैबिट नंबर 1 कि आपको रीडिंग जब आपने कर ली, वो तो शुरुआत में जब आप टीचर से क्लासेस ले रहे होते मोस्टली तब हो ही गई ना, रीडिंग तो उन्होंने कराई दी। अब आपको रीडिंग नहीं करनी है। अब आपको जब भी बुक लेके बैठने तो आपने देखना है कि उन्होंने मुझे सेक्शन बताया था, मुझे इसके बारे में क्या क्या याद है। अब आपको अपने जो बुक है उसके साथ देखना है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आप भूल रहे हो। ठीक है, सो वहाँ पे आपको दूसरी चीज़ अप्लाई करनी है, दैट इज़ हाईलाइटिंग। ठीक है, सो मोस्टली बच्चे क्या देखते हैं, मैंने कई बार देखा है कि जो बुक्स होती हैं ना, उनकी बुक्स खोलो तो देखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती है क्योंकि रेनबो बना हुआ होता है। तो अच्छा ये येलो कलर है, कितना सुंदर लग रहा है, एक लाइन इसकी लगा दी कि ये वो वाले होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फिर दूसरा कलर उठाया और वहाँ पे उन्होंने पिंक कलर लगा दिया, ये वो होगा जो थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऐसे करते करते जब तक उन्होंने 2-3 रीड किया, उनको पता ही नहीं चला कि कब यहाँ पे हर लाइन किसी ना किसी अलग कलर के साथ हाईलाइटेड है। ठीक है, सो हाईलाइट का जो मेन पर्पस था ना, वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ वो इश्यूज जो आपको लास्ट मिनट पे देख के जाना है कि यहाँ मैं फंस गई थी, फंस गया था। ठीक है, अब आपने सारा कुछ हाईलाइट कर रखा है सारे पेज पे, तो ये आपको कहीं पे भी ये सिग्नल नहीं देता माइंड को रिलैक्सेशन का, ये आपको और ज़्यादा पैनिक कराता है कि अच्छा इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इन 5 पेजों के अंदर, ये 5 पेज मैंने नहीं किए, बाप रे क्या होगा, है ना। सो आपको क्या करना है, जब आप ये पहले वाला ये आपने फ्लो चार्ट बनाया ना, जिस भी रजिस्टर के अंदर आप ये फ्लो चार्टिंग कर रहे हो, हर टॉपिक को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसका आपने अपनी तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाया। अब आपने इस फ्लो चार्टिंग के बनाते दौरान मान लो आपको रूल 1 याद नहीं आया। ठीक है, या आप कंफ्यूज हो गए कि ये रूल 1 में ऐसा था या वैसा था, तो आपको रूल 1 को हाईलाइट करना है कि ये मेरा वो एरिया है जो मेरा दिमाग उस वक्त कैच नहीं कर पाया था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसे पढूं तो इसको स्पेसिफिकली देखूं कि आप मुझे याद है, क्योंकि बाकी तो आपने रीराइट कर ही दिए ना। सो हाईलाइट इज़ व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी एरिया आपका कन्फ्यूजन का था, यहाँ आप कन्फ्यूज थे, या आपको याद ही नहीं था, या मेमोराइज ही नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, हम हमेशा उन वर्ड्स को या फिर उन सेक्शंस को या फिर वो की पॉइंट जो होता है उसको हाईलाइट करते हैं। एक कलर आप उसके लिए रखो कि जो आपको आंसर लिखते वक्त मैंडेटरी है कि उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं या फिर इवन लॉ की बात करेंगे तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि आप इनकम टैक्स में अगर ऐसा कुछ कहना चाहते हो तो यू विल यूज़ दिस पर्टिकुलर वर्ड ओनली।
ठीक है, आप रैंडमली ऐसे ही कुछ वोकैबुलरी से उठा के कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करोगे, है ना। सो उन वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है कि भाई इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ना क्या इंपॉर्टेंट था, अच्छा हाँ ये वर्ड मुझे याद रखना था, ठीक है, कि व्हेन आई हैव टू आंसर दिस सो आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड। क्लियर है, ये दोनों की दोनों हैबिट्स बहुत ईजी टू अडेप्ट है। और अभी भी अगर आप शुरू करते हैं, मान लो जो कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए छोड़ो, जो बुक्स रिवाइज हो गई छोड़ो, अभी जो कर रहे हो, अभी जो फर्दर प्लान्ड है, तो उनको क्या करो, जो कॉन्सेप्ट आपका आज है, सेट भी आपने आज डिसाइड किया है कि सेक्शन 92 को मुझे आज पूरा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। सो सेक्शन 92 सामने अपने नोट्स को साइड रख दो और यहाँ बैठो और फटाफट से इसका पूरा का पूरा यहाँ पे फ्लो चार्टिंग बनाओ। उस फ्लो चार्ट के अंदर जो आपको याद आता है सब कुछ लिख लो। फिर आप अपने नोट्स को देखो क्या भूल गया, मान लो आप एक पॉइंट भूल गए, दो भूल गए, तीन भूल गए, तीसरे में आप कंफ्यूज हो गए या एक पॉइंट आपने गलत लिख दिया, दिस इज़ रिवीजन ना एक्चुअली। नाउ इफ़ यू गो बैक टू योर नोट्स एंड चेक दिस, अब आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है, ये चीज़। लेकिन आप कभी भी जब ऐसे रीडिंग कर रहे होते ना नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। सो हाईलाइट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये अभी भी कैसे हेल्प करेगा कि जो फ्लो चार्टिंग आपने की है उसमें अगर आप बराबर से हाईलाइट करोगे ना कि मैं कहाँ भूल गया था, कहाँ कन्फ्यूज़ हुआ था, तो पेपर से पहले जब आपके पास बिल्कुल कुछ घंटे होते हैं उसमें आप सब कुछ नहीं रिवाइज कर सकते, उसमें आपको वो जो हाईलाइट्स है दैट विल हेल्प, ठीक है। थर्ड हैबिट विच इज़ आज के सिनेरियो में समझ नहीं आता समटाइम हम क्या बोले इस चीज़ के लिए, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहती हूँ। इवन हम टीचर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आज की डेट में फ़ोन से दूर रहना सबके लिए डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको किसी स्पॉट पे नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो कि आपने अपने दिन को शेड्यूल किया, एक डे आपका शेड्यूल्ड है, ठीक है, कि आपने आज पढ़ना है। मैं क्या कहती हूँ कि शेड्यूल ऐसे करो कि एक प्रैक्टिकल उठा लो दिन भर में, एक थ्योरी उठा लो, ठीक है। और अगर आप चार सब्जेक्ट्स चार चीज़ों को कर रहे हो तो एक बार प्रैक्टिकल करो, फिर आप थ्योरी करो, फिर आप प्रैक्टिकल करो और फिर आप थ्योरी करो, ठीक है, ताकि दिमाग बोर्डम की तरफ ना जाए। इसमें ना आप एक टाइम प्लस करो, ठीक है, वो होना चाहिए एंटरटेनमेंट का, उसको रखो, क्योंकि आपके दिमाग को है ना थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। बट उसको भी जैसे पढ़ने का पता है ना कि 2 घंटे ही पढ़ना था, 2 घंटे से हम 5-10 मिनट पहले ही उठ जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट में ये नहीं है कि आपने आधा घंटा दिया और फिर आप देखते देखते पता ही नहीं चला कब 1 घंटा 2 घंटा हो गया, नहीं, आधा घंटा मीन्स आधा घंटा, ठीक है। और एक टाइम आप ना इस पूरे टाइमलाइन के अंदर रखो कि मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक जो भी पढ़ाई की उसको शाम वाले स्लॉट में ही रखो कहीं, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग का रखो कि उठते ही, ठीक है, कि इस सारे टाइम के अंदर जो कुछ भी आपने पढ़ा वहाँ जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट में ही कंफ्यूज थे, मीन्स आपने अपने नोट्स की भी हेल्प ले ली, आपने क्वेश्चंस भी कर लिए, बट स्टिल आपको लगा कि नहीं यार ऐसा कुछ था, शायद वो क्या चीज़ थी जो मुझे याद नहीं आ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका उस चीज़ को लेके कॉन्सेप्ट वीक है। हुँ? अगर वो छोटा सा इशू है और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक टाइम आप ऐसा रखो दिन में 1 घंटा 2 घंटा, जिसमें कि आप अपनी वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं, मैं शॉर्ट्स को नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि शॉर्ट्स पे ना टाइम का नहीं पता चलता, वीडियो किस टाइम फ्रेम से बिलोंग करती है, 6 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है, ठीक है, बट यूट्यूब पे हमें पता चल जाता है। तो जो भी जनवरी 2026 को टारगेट करके बना रहे हैं तो वो तो सब चेक करके ही बना रहे हैं, ठीक है। या फिर जिन टीचर्स का आपको समझ आता है, देखो हर बच्चे के लिए अलग अलग टीचर रहता है ना, किसी को किसी की समझ आ रही है, किसी को किसी की समझ आ रही है, तो आप जिससे भी समझ पाते हो उन टीचर्स की ऐसी वीडियोस को अगर आपने सेव कर रखा है, नहीं किया है तो अब कर लेना आगे से, है ना। तो उसमें आप जाओ और उन वीडियोस को चेक करो, ठीक है, और उसको उस स्लॉट के अंदर कंप्लीट करो। मान लो आपकी वो 1 घंटे की वीडियो है, आप उसे 1.5 की स्पीड से चलाओ, 2 की स्पीड से चलाओ, इजीली अंडरस्टैंडेबल में है। अगर टीचर थोड़ा स्लो पेस पे बोल रहा है, टीचर खुद ही बड़ा फास्ट बोल रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको 1.25 तक ले जा सकते हो, ठीक है। सो आप उस वीडियो को सुनो, एक बार में नहीं कंप्लीट होती, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, बट आप उसे कॉन्सेप्ट को कर लो अगर इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। सो ये आपका तीसरा होगा कि आपको जो फ़ोन है इसके साथ कैसे यूज़ करना है। अब जो सबसे ज़्यादा आपको हो सकता लगे, जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, जब आप शेड्यूल्ड पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम पे आपका फ़ोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए। अभी काफ़ी बच्चे इसमें आर्ग्यू करेंगे, मैम क्वेश्चन सॉल्व करते करते मान लो कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो फ़ोन की हेल्प लेनी पड़ेगी ना, चैट जीपीटी से पूछेंगे, जेमिनाई से पूछेंगे, या फिर कोई शॉर्ट चेक कर लेंगे। ये सारी प्रैक्टिसेस गलत हैं। आप इसे कर चुके हैं अभी तक, तो उस हिसाब से तो अभी आपकी क्वेरी होनी ही नहीं चाहिए थी, बट है ना।
तो इसलिए वो हेल्प तो नहीं कर रहा और ऐसे हेल्प नहीं होती। आप लोगों को फ़ोन को बिल्कुल साइड लाइन रखना है। आप क्वेश्चन पूरा कर लो। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपने क्वेश्चन निकाला मान लो टोटल इनकम का, और टोटल इनकम के क्वेश्चन में करीब करीब 15 एडजस्टमेंट्स थी, ठीक है। उस एडजस्टमेंट में पीजीबीपी भी था, थोड़ा सा उसने कैप गेन भी पूछ लिया, डिडक्शन भी पूछ लिया, ठीक है। उसके अंदर फिर उसने कुछ और फाइनल एडजस्टमेंट्स भी दे दी, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भाई ये जो है ना क्वेश्चन कहीं कहीं हर टॉपिक पे गड़बड़ हो रहा हो, एक एक टॉपिक करके उठा लो ना, पेपर पूरा सॉल्व कर लो क्वेश्चन, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब जहाँ जहाँ आप फंसे या जहाँ जहाँ आप गलत थे उनको आप उठाओ और अपने नोट से चेक करो, और अपने जहाँ पेपर सॉल्व किया ना उसके ऊपर एक स्टिकी नोट लगाओ कि मेरा थॉट ये था बट एक्चुअल में सेक्शन सेज दिस, ठीक है। अब आप जब भी उस क्वेश्चन को देखोगे ना दोबारा कभी, तो आपको वो क्वेश्चन एक तो बार बार नहीं देखना पड़ेगा और वो एडजस्टमेंट नहीं भूलोगे आप, क्योंकि जहाँ आप गलती करते हो, जब भी ज़िंदगी में कोई गलती होती है ना, वो सिचुएशन आदमी कभी नहीं भूलता, ठीक है। लेकिन ये गलती फाइनल के पेपर में नहीं होनी चाहिए, राइट। इसको रिवीजन में ही कर लो। कैप गेन से रिलेटेड है तो कैप गेन को उठा के कर लेना, लेकिन पेपर उस वक्त बैठे हो ना सॉल्व करने, तो पहले पूरा करना, बीच बीच में नहीं चाहिए वो हेल्प, ठीक है। सो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम हेल्प के लिए फ़ोन साइड रख के बैठते हैं। फ़ोन बिल्कुल साइड रखो। जिन जिन चीज़ों में इशू आ रहा है इकट्ठे ही फ़ोन उठाना, ठीक है, जो भी आपने टाइम स्लॉट रखा है ये पूरे दिन भर में, और उन सारे इश्यूज़ को एक साथ एड्रेस कर लेना। इज़ इट्स क्लियर, ठीक है। नाउ द फोर्थ हैबिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हम क्या करते हैं ना, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा भी यही कोर है। जो टॉपिक की हमारी पकड़ है या फिर जो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है, हम कोशिश करते हैं सबसे पहले वहीं से रिवीजन शुरू करें, या फिर जब भी हम पढ़ाएं हम उसी टॉपिक को पहले पढ़ाएं, या हम पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले उसी टॉपिक से हम पढ़ना शुरू करें, उससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाता है ना। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका इनिशियल फेस होता है ना, जो आपका इनिशियल फेस होता है उसमें आपके पास ना एक तो मोटिवेशन, टाइम और एनर्जी भरपूर होती है ना, एग्री करते हो, ठीक है। अब ये तीनों की तीनों चीज़ें ऑलरेडी जो आता है उस पर लगाने की बजाय अगर आप किसी हार्डेस्ट प्रॉब्लम को या हाई वेटेज वाले टॉपिक को कर लोगे उस टाइम पे, तो यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ाई कर ली इजी टॉपिक की और टाइम भी निकाल दिया, अब आप थक भी गए हो, थोड़ा मोटिवेशन भी डाउन है, अब अगर कोशिश करोगे ना तो आपके दिमाग से एक ही आवाज़ आएगी जो सबके आती है, अब नहीं होगा भाई, चल थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, घूम आते हैं इधर उधर, है ना। तो वो नहीं करना है। तो कोशिश करो कि सुबह वाले स्लॉट में, जो सुबह आप पढ़ते हो, ठीक है, कुछ बच्चे 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे 6 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, अगर सुबह वाले स्लॉट में आपको पढ़ना है ना, आफ्टर टेकिंग स्लीप नैप जो भी आप कहो, तो फिर आप हमेशा पहले हार्डेस्ट पोर्शन को टच करो, ठीक है। एक तो उसमें नींद नहीं आती है ना, क्योंकि दिमाग अलर्ट हो जाता है जब भी हम किसी डिफ़िकल्ट चीज़ के काम कर रहे हो, तो आप वो करो। और हमेशा प्लान करते हो रिवीजन करते वक्त कि आप एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी, और जब भी ऐसा लगे ना थकावट हो रही है, मन नहीं कर रहा, नींद आ रही है, तो फिर प्रैक्टिकल उठा लो, कोई भी एक, जीएसटी का, डायरेक्ट टैक्स का, अकाउंट्स का, किसी का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो वो सब लौट के आ जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्स, ठीक है। आपको जो अपने गोल्स रखने हैं ना, वो स्टडी गोल्स आपके छोटे छोटे होने चाहिए। जब हम सीढ़ी स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, स्टेयर्स, तो अगर स्टेयर्स इतनी ऊंची ऊंची हो ना, आप, मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से वैष्णो देवी गए होंगे, तो जो लोग उस स्लांटिंग वाले से चढ़ते हैं ना, उन लोगों को सम टाइम लगता है शॉर्टकट ले लो, बट वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्योंकि खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो हमेशा वो स्लांटिंग से चढ़ने वाला बंदा पहले पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। लेकिन जो इतनी ऊंची ऊंची स्टेयर्स पे जा रहा है ना, ये थक रहा है, रेस्ट ले रहा है, फिर चल रहा है, फिर थक रहा है, फिर रेस्ट ले रहा है, फिर चल रहा है। सो हमेशा ये जो जंप्स होते हैं ना, बड़े बड़े गोल्स, ये हमेशा इंसान को मेंटली थकाते हैं, ठीक है। इसकी जगह ना छोटे छोटे गोल्स रखो। मीन्स अगर मैं आपको हिंट की तरह दूँ, ठीक है, तो जैसे कि डेली ना एक वो पकड़ लो कि किसी भी एक टाइम को अपना लॉक कर दो, एक टाइम मुझे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। उसको 7 डेज में डिवाइड कर लो। जैसे कि मंडे है, मैं डायरेक्ट टैक्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन है पीजीबीपी का, एक क्वेश्चन उससे सॉल्व करूँगा, ठीक है। ट्यूसडे को मैं अकाउंट्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन जो होगा उसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। वेडनेसडे को मैं जीएसटी का, है ना। ऐसे ही आप 7 डेज में सारे के सारे को
पूरा का पूरा डाल दो। अब आपको ना वो जो 2 घंटे है ना, वो 2 घंटे ऐसे लगेगा कि ना शेड्यूल्ड हैं, लेकिन आज से भी अगर आप शुरू करते हो, आज तो खैर नहीं होगा पॉसिबल, कल से भी शुरू करते हो, तो आप समझो कि कितने क्वेश्चंस आप कर जाओगे डेली डेली, अगर एक एक भी करोगे, है ना। ज़ीरो से तो हमेशा बेटर है, कुछ नहीं करने से बेटर है। और ये चीज़ हमेशा किस चीज़ में हेल्प करती है पता है? प्रैक्टिस मेक्स एवरी वन परफेक्ट। जब आप एक उसमें आ जाते हो ना, रिदम में आ जाते हो कि आप सॉल्व कर रहे हो चीज़ों को, आप सिस्टमेटिकली कर रहे हो, तो आपका दिमाग जो है ना उस चीज़ को पकड़ता है। और जब आप पेपर कंडीशन में होते हो ना, तो दिमाग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वहाँ पे वो जो स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है, पेपर को देख के एक अजीब सी फीलिंग आती है, उसका मेन रीज़न यही होता है क्योंकि वो कभी भी क्वेश्चन को सामने रख के हाथ से उसे सॉल्व करने बैठा ही नहीं है शायद। ठीक है, ये उसका फर्स्ट टाइम है जब वो ऐसे कंडीशनिंग में उन क्वेश्चंस को खुद से डील कर रहा है। तो ये सिचुएशन अगर आप पहले कर लोगे ना, कि रोज़ आपने 2 घंटे अपने लिए एक एग्ज़ाम कंडीशनिंग क्रिएट कर ली हर पेपर के लिए, तो आपका दिमाग जो है ना वो उस एग्ज़ाम कंडीशनिंग को इस तरीके से नहीं देखेगा, वो उस ईज़ के साथ लेगा, अरे हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये 5 की 5 जो हैबिट्स हैं ये आप लोगों को हेल्प की हो करेंगी, डेफिनेटली से की होंगी। तो क्या, अब जो अब इसे फॉलो करोगे तो ये आप लोगों की लाइफ में और आप लोगों के सब्जेक्ट्स में और आप लोगों की सी फाइनल इंटर जिसमें भी आप हैं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन देगा। आपको इन पांचों के पांचों पॉइंट्स पे बहुत फोकस करना है। छोटी चीज़ें हैं, ये सोच के इसे इग्नोर मत करना। एक हफ्ता इसे फॉलो करो, आप खुद चेंजेस देखोगे एंड देन यू अप्लाई इट फर्दर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और ख़ास करके जिन लोगों का जनवरी में अटेम्प्ट है, स्टिल लिसनिंग टू मी। ओके, थैंक यू।